तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की और ईयर फर्स्ट मॉड्यूल नंबर 7 की। अभी तक आपने देखा है कि हमने मॉड्यूल 6 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि मैं बता दूं कि एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, बहुत जल्द जल्द से जल्द बढ़ती जा रही है, तो हम उसके बहुत करीब आते जा रहे हैं। तो आप लोग को फटाफट से तैयारी करना है, तो हम जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे पूरा का पूरा। ये सारी चीज़ें आपको देखना है। आप लोग वीडियो मेरा पर्पज़ बनाने का सिर्फ इतना है कि आप इस सारी चीज़ को अगर एक बार देख भी लेते हैं ना आप, तो 100% में अगर आप 70% स्कोर कर सकते हैं। कोई भी बड़ी बात नहीं है इसको स्कोर करना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा या जो आपका समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत जल्दी जल्दी से। तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? विच मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? जल्दी से बताइए, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से फटाफट बताइए फ्रेंड्स। जनरेटर होता है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसको विद्युत एनर्जी में चेंज कर देता है, जनरेटर कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है विच इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या है? आपको पता है क्या धारा की इकाई? जल्दी से, जिसको पता है हो तो सीधे कमेंट करें फटाफट जल्दी से। चलिए मैं बता देता हूँ, एम्पियर। किसका किसका सही है कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, बिना किसी देरी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द विच इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की इकाई क्या है? आपको पता है क्या? प्रतिरोध की इकाई, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? आपने तो पढ़ा होगा, ये आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं इन सारी चीजों को। तो फटाफट कमेंट करिए, फिर मैं तो बता ही दूंगा। ओम। किस किस का सही है फटाफट कमेंट करिए जल्दी जल्दी। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? क्या आपको पता है? क्वेश्चन समझिए, क्या बोल रहा है? किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह क्या कहलाता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का अगर प्रवाह मतलब फ्लो, करंट का फ्लो क्या कहलाता है? आप लोग को पता होगा ना यार। यार इतना सिंपल है, 161 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पता करिए इसको। आप लोग तो ये पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ फटाफट से। आप लोग को मैं बता दिया, ये करंट है ना, धारा ही तो है। आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं प्रवाह को। क्या है प्रवाह? मतलब धारा ही तो होती है ना। अब विच प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ का वह कौन सा गुण के कारण या विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है। विरोध का यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विरोध का आया है आंसर। मतलब विरोध मतलब रेसिस्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आखिर विरोध करता है तो चलिए ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या है। एक एक ऑप्शन तो ये आपको दिख रहा है धारा। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे वोल्टेज, यानी वोल्टेज ही होता है। रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध हो गया। ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पदार्थ का कौन सा गुण के कारण वह विद्युत के प्रवाह को विरोध करता है, अवरोध करता है, सॉरी होगा ना, विरोध लिखा हुआ है, समझ रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसको बता देता हूँ फटाफट, आप लोग गैस करिए क्या हो सकता है। तो चलिए नहीं पता, चलिए मैं बता देता हूँ। रेसिस्टेंट कहलाता है अवरोध का। अवरोध, अवरोध किसी चीज में अगर किसी के प्रवाह में अवरोध पैदा होगा तो क्या बोलते हैं उसको? रेसिस्टेंट बोलते हैं ना। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। सी नंबर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द वेरी गुड कंडक्टर। वेरी गुड कंडक्टर मतलब इनमें से सबसे अच्छा कौन सा कंडक्टर है? क्या आपको पता है? पता हो तो जल्दी से कमेंट करिए, मैं आंसर बता देता हूँ। ये देखिए है तांबा। तांबा एक गुड कंडक्टर है। विच इज द मिनरल इंसुलेटर। कौन सा खनिज इंसुलेटर कहलाता है? आपको क्या पता है? खनिज इंसुलेटर पूछ रहा है। खनिज, खनिज इनमें से क्या होता है? बाकी सारी चीजें तो बनाई जाती है, खनिज क्या कहलाता है? आपको पता होना चाहिए गाइस। आप लोग पढ़ रहे हो, फटाफट कमेंट करो ना, बिल्कुल भी चूको मत, मिका होगा। ये तो आपको पता है ना कि ये मिनरल है, खनिज है, जो हमारे संसाधन मतलब खनिज संसाधन से हमें मिलता है, मिका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंट इफ 3 रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम्स एंड 9 ओम्स एंड 5 ओम्स आर 5 ओम्स इन सीरीज। तो क्या बोल रहा है कि अगर हम इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि 3 ओम, 9 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना हो जाता है? आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? चलिए कमेंट करिए फटाक से। क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन भी मैं आपको समझा दिया हूं। बोल रहा है कि यदि 3 ओम, 9 ओम और 5 ओम
के 3 प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर, सीरीज समझ गए, समझ गए सीरीज कैसा होता है, जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या कहलाता है ये। सपोज करिए कि या मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं एक उसका जो उसकी रेसिस्टेंट की बात कर रहा है ना, तो आपको रेसिस्टर ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा करके ऐसा ऐसा डायग्राम होता है, ये ऐसा करके इसमें 3 रजिस्टर बता रहा है, और एक ये करके ऐसा करके ये 3 रजिस्टर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक है 3 ओम की, दूसरी है 9 ओम की, और तीसरी है 5 ओम की, ठीक है। अब इसको क्या बोल रहा है, अगर इस चीज को हम ऐसे जोड़ते हैं तो ये क्या कहलाती है, पैरेलल। पैरेलल मतलब तीनों का, तो इनमें तीनों को ऐसे जोड़ेंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा, सीरीज नहीं कहलाता। सीरीज कनेक्शन कैसे कहलाता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसका इससे, इसका इससे, एक एक यहाँ पे पॉजिटिव और एक यहाँ पे निगेटिव, तो अगर इसको यहाँ से और इसको यहाँ लगाएंगे तो ये कितने होगा, 9, 5 और 3, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 3 8 हुआ, 8 और 9 कितना होता है, 17। तो इसमें आंसर क्या आ रहा है हमारा, 17 ओम्स। कितना आ रहा है, 17 ओम्स। 17 ओम का प्रतिरोध उसमें तैयार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको हमने ऐसा प्लस किया, इसमें सीरीज की बात कर रहा था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the total resistance if two resistance of 4 ohms and a 6 ohms are connected in a parallel? अब एक बात बताइए, चलिए फटाफट मैं आपको अब इस क्वेश्चन को भी समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ। देखिए अगर इसमें समांतर पैरेलल की बात कर रहा है ना, तो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कैसा होता है। सपोज करिए एक ये रजिस्टर है, ये 2 रजिस्टर बन गए, ये हुआ, और इसमें एक ये है 4 ओम की और दूसरी है ये 6 ओम की। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इसको हमने पैरेलल में, मतलब ऐसा जोड़ दिया, पैरेलल जोड़ने में क्या होता है, आप लोग ध्यान रखिए, अगर इसको एक ये मान लीजिए पॉजिटिव वायर है और ये निगेटिव वायर है, अगर इसमें आप अब इसको ऐसा जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये आपकी रजिस्टर जल जाएगी, हीट होगी ना, उतना अवरोध करंट इसमें ज़्यादा पैदा होगा, तो क्या होगा, इसके आगे की चीज़ें, मतलब इसके आगे अगर ये 6 और 4 है तो 6 4 10 हो गया, 10 ओम का रेजिस्टेंट उसके अंदर पैदा हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिए, ऐसा पैरेलल में जोड़ने से जिसमें जिसमें जोड़ा जाएगा उसमें ये सारी चीज़ें, मतलब उसमें इतना ज़्यादा प्रतिरोध जनरेट हो जाएगा कि अगर आप किसी भी सर्किट पे, कहने का मतलब अगर किसी भी सर्किट पे जैसे आपने वो किया ना, तो उसमें ऐसा ब्रेक हो जाएगा, मतलब जल जाएगा, ये रेजिस्टर ही जल जाएगी अगर आपने इसको डायरेक्टली ऐसा जोड़ा तो। इसलिए इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसमें गलती से शायद प्रिंट हो गया, हो जाता है, इस वजह से इसमें आंसर नहीं दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपके उसमें नहीं आ सकता है, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट बहुत जल्दी जल्दी इसको कवर अप करना है गाइस। फिर आप क्वेश्चन फिर से क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंट इफ 3 रेसिस्टेंट्स ऑफ 4 ओम्स एंड 6 ओम्स एंड 8 ओम्स रिस्पेक्टिवली आर इन कनेक्टेड इन अ पैरेलल। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग समझिएगा, एक 4 ओम की, एक 6 ओम की और एक 8 ओम की 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है। अगर हमने पैरेलल पे 3, जैसे कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि एक ये हुआ, 3 रजिस्टर बनाई, ये 3 रजिस्टर बन गई हमारी, 3 रजिस्टर बन गई, एक पहली है 4 की, दूसरी है 6 की और तीसरी है 8 ओम की। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको हमने पैरेलल में जोड़ दिया, कहने का मतलब ऐसा, पैरेलल में जुड़ गई, इस सीरीज में कनेक्शन नहीं है, इसको सीरीज में नहीं बोलते हैं, पैरेलल ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं क्या, फटाफट कमेंट करिए फिर मैं बताता हूं आपको। इसमें भी जो आंसर होना चाहिए ना एक्चुअल में, तो इसमें मैं आपको बता देता, पर इसमें जो आंसर दिया हुआ है और यह आंसर होता है इसका करेक्ट आंसर, वो इसमें ऐड ही नहीं किया गया है। ये 24 और 13 लिखा हुआ है, जो कि आंसर गलत होगा। इसको ऐसा करने से मैंने बताया ना आपको कि ऐसा में वो जिस जिस जगह पे लगाया जाएगा उस जगह का प्रतिरोध तो कम हो जाएगा, पर वो बहुत देर तक चलेगी नहीं और हीट होकर जल जाएगी रजिस्टर। तो वहाँ पर उसको ऐसा काम ही नहीं करना ना, ये बाई मिस्टेक ऐसा क्वेश्चन छपा हुआ है। तो इसका मेनली जो आंसर होता है वो सी नंबर होगा। अगर मान लीजिए बाई चांस आपको कहीं देखने को मिलता है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सी में इसमें तो आंसर कुछ दिया नहीं है। बाकी बाय द वे अगर ये आपको एग्जाम में भी आता है ना, तो
आएगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द सेम इन सीरीज कनेक्शन ऑफ अ रजिस्टर इन अ सर्किट। सर्किट क्या सर्किट में प्रतिरोध को सीरीज कनेक्शन में समान होता है, क्या वो क्या समान होता है अगर हम सीरीज में, मतलब कहने का क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम किसी सर्किट में प्रतिरोध को सीरीज में कनेक्शन कर देते हैं तो क्या वो समान रहता है, कि किसके समान होता है, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंट या पावर, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसमें होगा धारा। क्यों होगा, क्या आपको पता है? एक बोल रहा है विच इज द सेम इन सर्किट कनेक्शंस, सॉरी सीरीज कनेक्शंस ऑफ अ रजिस्टर इन अ सर्किट। सर्किट के मतलब सीरीज के समान अगर हम रजिस्टर को किसी सर्किट में लगाते हैं तो क्या होगा, उसमें भी धारा तो प्रवाह होगी ना। तो इसमें मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इसमें कोई वोल्टेज नहीं बना बताएगा वो, उसको सिर्फ धारा ही कहेंगे। धारा कैसे कहने का मतलब कि विच इज़ द सेम सीरीज कनेक्शन। अगर हम किसी चीज़ को सेम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो चाहे हम रजिस्टर को लगाएं चाहे कुछ किसी चीज़ का भी लगाएं, अगर हम सपोज करें डायोड भी लगा देते हैं तो वो भी एक प्रवाह तो होता है ना, क्या प्रवाह बंद हो जाता है, अवरोध पैदा होता है रजिस्टर लगाने से, ना कि प्रवाह बंद हो जाता है। तो प्रवाह मतलब धारा कहलाती है, आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट जल्दी से। क्या क्वेश्चन कह रहा है, विच लॉ स्टेट्स that at constant temperature current passing through a closed circuit is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग को पता होना चाहिए ये किसी चीज की वो है, कहने का मतलब डेफिनेशन कहलाती है। विच लॉ, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा लॉ है जो कि ये पूछता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर में करंट पास करने के लिए अगर हम सर्किट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं, प्रोपोर्शनल के रूप में क्लोज सर्किट को कर देते हैं, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस और इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल में क्या रेसिस्टेंट पैदा हो जाता है। तो ऐसा किस लॉ के अंदर होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बेसिकली हम आईटीआई में जो बुक्स पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें बेसिकली सिर्फ दो ही, न्यूटन तो आए नहीं, सिर्फ ओम्स लॉ ही होता है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। तो इसमें होगा आपको सिर्फ, कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है आपको तो सीधे ओम्स लॉ ही होगा। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि लेंज का लॉ, न्यूटन्स का लॉ, हुक का लॉ हमने आईटीआई में कहीं भी नहीं पढ़ा है। आईटीआई की आप बुक उठाएंगे ना थ्योरी की या किसी चीज की, तो आपको कहीं भी न्यूटन, लेंज और हुक का लॉ नहीं मिलेगा कहीं भी। सिर्फ आपको ओम पढ़ाया गया, सिर्फ आपको ओम ही मिलेगा। तो आपको सीधे इस चीज को देखते हुए सीधे ओम ओम के नियम को ही बताना है, समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेसिस्टेंट। आप देखिए हमें याद रखना है, यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो कि मैंने आपको बताया था रेसिस्टेंट फाइंड करने की, आर इक्वल टू आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो हमें आर पता करना होता है, रेसिस्टेंट तो हम आई और वी पता है, मतलब दो चीजें दिया हुआ है और हमें रेसिस्टेंट फाइंड करना है। तो रेसिस्टेंट फाइंड करने के लिए आर इक्वल टू आई अपॉन वी होता है या वी अपॉन आर होता है। तो जब हमें जिस हिसाब से रहता है तो उस हिसाब से हमें अगर वैल्यू दी हुई है तो हमें इसको फाइंड करना है। तो आप इसको जल्दी से फाइंड कर लीजिएगा। मैं इसको डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना है। 380 को 11.5 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 170। आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या ऑप्शन है। क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि देखिए यहाँ पे 380 कितना वोल्टेज दे रहा है, 380 वोल्टेज दिया हुआ है और रेसिस्टेंट कितने का है, हमें 11 एम्पियर का लोड आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें वही पूछ रहा कितना रेसिस्टेंट हुआ, मतलब जो फिलामेंट इसमें बल्ब में लगा हुआ है वो कितना रेसिस्ट कर रहा है, सिर्फ ये चीजें पता करना है। तो कितने ओम का रेसिस्टेंट पैदा करेगा वो हमें पता करना है। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए आप लोग डिवाइड करके देखिए, कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ फटाफट किसका किसका सही है आंसर, बताइएगा जरूर। 33 ओम्स होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द करंट, अगर आपको करंट पता करना है, देखिए आई इक्वल टू वी अपॉन आर भी होता है, वी इक्वल टू आई अपॉन आर भी होता है, आर इक्वल टू आई अपॉन वी भी होता है। तो हमें जो भी चाहिए, अगर हमें करंट चाहिए तो आप हम करंट के लिए आई होता है, आर चाहिए तो रेसिस्टेंट कहलाता है, अगर हमें वो चाहिए वोल्टेज चाहिए तो हमें ये भी पता चल जाता है कि वोल्टेज दिया हुआ है। तो आपको व्हाट इज द करंट, अब करंट पता करना है हमें कितने एम्पियर करंट आता है। तो आपको सीधे आई इक्वल टू वी अपॉन आर, मतलब मैंने आपको ऐसा बताया था, इसके तीन फार्मूले होते हैं।
यहाँ पे आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो गया, फिर वी इक्वल टू आई अपॉन आर हो गया, आर इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया, या आई अपॉन वी हो गया। मतलब ये जो भी हमें चाहिए, अगर हमें रेसिस्टेंट निकालना है तो सपोज करिए कि अगर हमें रेसिस्टेंट निकालना है तो रेसिस्टेंट में ये फार्मूला लगेगा, वो अपने करंट निकालना है तो ये, वोल्टेज निकालना है तो ये। अब ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन में करंट निकालना है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, वोल्टेज और रेसिस्टेंट दिया हुआ है, तो बस इसको सीधे में डिवाइड कर देना। डिवाइड करने पे आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। जिसका जिसका आंसर सही आ रहा है फटाफट कमेंट करिए, मैं बता देता हूं आपका आंसर फटाफट जल्दी से। 171 का क्या क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा, चलिए मैं बता देता हूँ। 4.4 एम्पियर किस किस का सही है फटाफट कमेंट करिए। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस। ये सारी चीज़ें मैं कैसे कहाँ से पीडीएफ में अरेंज करके मैं आप सभी के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा एक सपोर्ट तो बनता है ना, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इतने नहीं, आप किसी भी ट्रेड के आप कमेंट करिए, आपको मैं उस ट्रेड की पूरी पूरी जानकारी आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे दूंगा, अगर आपने व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराया हमें तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन लगातार क्या बोल रहा था, एक रेसिस्टेंट हो गया, दूसरा करंट हो गया, अब यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करने के लिए आया। सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे अपने को रेसिस्टेंट और करंट दिया हुआ है, वोल्टेज फाइंड करना है। तो बस वही फॉर्मूला लगाना है, आपके ये अपने को वोल्टेज पता चल जाएगा, कितने वोल्टेज बने हैं। तो आपको 2 चीजें दी हुई हैं, इन 2 चीजों से आपको सीधे क्या करना है, डिवाइड कर देना। डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा इजीली वे में। नहीं आता है और किस किस का आ गया है और किस किस का नहीं आया है, आप लोग कमेंट करिए। जहां पे समझ में नहीं आएगा अब मैं आपको फिर से वो क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अब फटाफट बताइए, ये कुछ दिया हुआ है, किस किस का आंसर आया है, किस किस ने फाइंड कर लिया है। चलिए मैं बता देता हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, चलिए मैं बताता हूँ। 110 वोल्ट्स होगा, मैंने इसको फाइंड कर लिया है। तो 110 वोल्ट्स होगा, इसको आप लोग चेक करिए किस किस का इतना आता है। अगर इसका जिसका ये आ गया ना, उसका आंसर राइट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला की बात कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग इसको देखिएगा। मैंने आपको अभी ये फार्मूला बताया था, इसमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा। ओम्स लॉ का अंदर एक फार्मूला होता है ना, मैंने आपको बताया था ना, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, या वी इक्वल टू आई अपॉन आर, मतलब कुछ भी। तो इसमें से आप लोग देखिए यहाँ पे क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, फटाफट जल्दी जल्दी चेक करिए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। ओम्स लॉ जो होता है वो होता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, 173 का होगा सी नंबर। मैंने बताया पहले भी आपको, अभी कुछ कुछ समय पहले पुराने क्वेश्चन पे मैंने बताया था कि क्या होता है इसका फार्मूला फाइंड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फिलामेंट रेसिस्टेंट इफ 6 वोल्ट बल्ब, अगर किसी कोई बल्ब का 6 वोल्ट का बल्ब है और उसको करंट देते हैं 0.5 एम्पियर का, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि उस फिलामेंट का रेसिस्टेंट कितना होगा। तो हमें रेसिस्टेंट फाइंड करना है, कितने वाट का रेसिस्टेंट आ रहा है। तो इसको फटाफट से, सिर्फ आपको वही बोला ना मैंने, डिवाइड करना और कुछ भी नहीं करना है, सारी चीजें फटाफट आती जाएंगी। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, जल्दी से चेक करिए। अगर आपका आ रहा है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। इसका आंसर होगा ये नंबर, 12 वाट का आएगा। क्यों होगा पता है आपको, आपको रेसिस्टेंट फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा, और फिर आपको वाट में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मच वाट सेकेंड इन 1 वाट हावर। क्या बोल रहा है कि हाउ मच वाट सेकेंड इन 1 वाट हावर, 1 घंटे वाट का, अगर मतलब पूछ रहा है कि 1 वाट घंटे में कितने वाट सेकंड होते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा गाइस, क्या आपने कभी सुना ऐसा क्वेश्चन। पूछ रहा है 1 वाट घंटे में कितने वाट सेकंड होते हैं। आपको तो नहीं पता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने भी ये क्वेश्चन पहली बार सुना होगा। तो चलिए गैस करो, आप लोग गैस करो, फिर मैं तो आंसर बता ही दूंगा। गैस करो क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, कभी आपने ऐसा सुना है क्या। 3600 वाट सेकंड होता है गाइस, 3600 वाट सेकंड्स होते हैं।
इसका आंसर यही होगा। अब इसको आप लोग लगा लीजिएगा। कोई भी डिफरेंस ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें से आप लगा नहीं सकते, समझ रहे हैं। 6 6 36 होता है, 6 6 36, सीधे सीधे मिला लीजिएगा। 60 मिनट को 60 सेकंड से इंटू करना है, सीधे फाइंड हो जाएगा। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपसे बनेगा नहीं। आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द पावर इफ एन ईएमएफ ऑन 1 वोल्ट कॉजेस अ करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर। यदि 1 वोल्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड जनरेट होता है वो 1 एम्पियर करंट के प्रवाह का कारण बनता है, तो शक्ति पावर क्या है, तो पावर कितने वाट का पावर आ रहा है, तो हमें ये पता करना है। तो इसका भी फार्मूला होता है। फार्मूला नहीं पता आपको या पता है? पता तो होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें फाइंड होती है। अब यहाँ पे आपको पावर ही पता करना है। पावर का मतलब समझ गए? पावर दैट मीन्स वोल्टेज, जो करंट प्रवाह होता है ना, जब करंट में जो आई इक्वल टू वी अपॉन आर मैंने बताया ना, उसी अकॉर्डिंग इसको सारी चीज़ें को फाइंड करना है। आप लोग फटाफट इसको कवर अप करिए, क्योंकि आई थिंक अगर इसको आप सॉल्व करने बैठेंगे ना तो ये सारी क्वेश्चन बेसिकली आप समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए अब बहुत कम समय बचा हुआ है, अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा सारी चीज़ें कवर अप करना, ठीक है। तो इनको आप फटाफट अभी वो कर दीजिए। मैं आपको अगर आपको इन फ्यूचर अगर लगता है कि सारी चीज़ें वापस से आपको पढ़ने की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं ये सारी चीज़ें आपको तुरंत इसको पूरा सॉल्व करके ही बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी हमें अगर इसमें घुस गए ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है अभी। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहलाता है। 176 नंबर क्वेश्चन है, अभी मैंने यही पढ़ा है कि यदि 1 वोल्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 1 एम्पियर करंट के प्रवाह का कारण बनता है तो शक्ति का पावर क्या है, बताइए। 1 वाट होता है सिर्फ। अगर 1 वोल्ट रहेगा और 1 एम्पियर होता है तो 1 ही वाट होगा ना। ये तो आप लोग सीधे से पता कर सकते हैं, ये याद भी रहेगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसको याद करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, विच इज अ इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर। इनमें से क्या वैद्युतिक मतलब विद्युत शक्ति यानी पावर के बराबर होता है, ऐसा क्या है। इसमें क्वेश्चन में देखिए आधा क्वेश्चन फिर से इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आंसर होगा 100%, जो कि इसमें आंसर होगा ही नहीं, मुझे पता है। जब ऐसा क्वेश्चन देता है ना तो जो क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसके आंसर भी नहीं दे पाता वो। 177 का बी, इसमें तो बता रहा है कि 177 का बी होगा, तो बी कैसे होगा? आप लोग को क्या लगता है क्वेश्चन क्या है इसमें, बी तो किस हिसाब से होगा? आई टू आर वाट, ये क्या होता है? क्वेश्चन ही रॉन्ग है ये। I2R वाट मतलब रेसिस्टेंट, मतलब ये करंट 2R, ये क्या है? मतलब कुछ समझ में नहीं आया, खुद भी समझ में नहीं आ रहा। विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर के बराबर क्या है? विद्युत शक्ति के बराबर क्या होता है? इनमें से क्या विद्युत शक्ति के बराबर होता है? तो यार हाँ, एक चीज ये हो सकता है, करंट स्क्वायर है ये, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है गाइज, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा इस हिसाब से, आई स्क्वायर आर, दैट मीन्स करंट का स्क्वायर, और ये वाला रेसिस्टेंट ये इनटू में, कहने का मतलब ऐसा कुछ इसका कहलाता है, इतना वाट होता है ये। मतलब कह सकते हैं कि वैद्युतिक पावर, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक पावर है, इसके बराबर होता है। इसको आप ऐसा ध्यान से याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है बाई चांसेस, ठीक है। आई इक्वल टू, आई का मतलब होता है करंट, तो करंट का स्क्वायर इंटू आर रेसिस्टेंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। How much power does it consumes if an electric heaters draw a current of 10 amperes at 200 volts? यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर 10 एम्पियर का करंट 200 वोल्ट पर कितनी शक्ति की खपत करता है? अब सीधे सीधे से आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। 200 वोल्ट आपको दे रहा है और एक पानी का हीटर है जिसको 200 एम्पियर मतलब 10 एम्पियर का 200 वोल्ट से उठा रहा है, तो कितने हजार वाट का होगा वो? गेस करिए आप लोग, आपके घर में भी होगा इलेक्ट्रिक हीटर,
जो कि कितना कंज्यूम करता है, वो अपना वाट कंज्यूम कर, मतलब कैसे पता करते हैं कि कितने वाट का कंज्यूम कर रहा है। तो ये हमें इसको पता होना चाहिए कि अगर हमारा 200 वोल्ट है और 10 एम्पियर का लोड उठा रहा है, तो अब ना 10 एम्पियर का, आपने एम्पियर का जो बोर्ड है वो आपके घर पे अगर बोर होगा तो बोर के स्टार्टर पे देखिएगा एक एम्पियर वोल्टेज होता है। वो एम्पियर नापता है, जब आप बोर चालू करते हो तो उसी में से वो कितने एम्पियर का करंट उठा रहा है, वो एम्पियर उसी के अंदर बताता है कितना एम्पियर ले रहा है। तो अगर वो एम्पियर आपको पहले, सबसे पहले तो आपको एम्पियर पता करना होता है, अगर आपका कितना वोल्टेज है और कितने एम्पियर उठा रहा है, तो मतलब कितने, आपको वो पता चल जाएगा। अगर दो चीजें दी हुई हैं तो आपको कितने हजार वाट हो चल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसको मैं फाइंड करके आपको बता देता हूँ। 178 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आप लोग को सीधे से ध्यान रखना है, अगर 10 एम्पियर दिया हुआ है, बाई चांस मान लो अगर आपको 220 वोल्टेज दिया हो ना, आपके घर पे 220 वोल्टेज आता है और फिर भी 10 एम्पियर दिखा रहा है ना, तो आपको सीधे इससे इसको इंटू कर देना है और जितना आएगा वो उतने वाट का आपका लोड चल रहा है। सीधे से आंसर समझ लेना है और कुछ भी इसमें घबराने की बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप जानते नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, मैं आपको आंसर तो बता ही दूं, ए नंबर होगा, 2000 वाट होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द रेसिस्टेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इफ द रेटिंग ऑफ आयरन इज इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट एंड 500 वाट्स। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है, तो अपने को क्या पता करना है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ था, 178 नंबर में 10 एम्पियर बताया गया था और 200 वोल्ट दिया गया था। अब यहाँ पे हमारा 200 वोल्ट दिया है और हमें वॉट दिया है, और हमें क्या पता करना है, प्रतिरोध कितना आ रहा है। तो प्रतिरोध हमें रेसिस्टेंट फाइंड करना है। तो आपको देख लीजिए, ये दो वैल्यू दी हुई हैं, आपको सीधे बस उस वैल्यू को पुट करना है। पुट करने के बाद आपको आंसर लेके आना है। तो आप इसको फटाफट फाइंड करिए क्या होगा। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन सरेगा उसका बताया हूँ, फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता चुका है इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए जल्दी से फाइंड करिए आप लोग, किस किस का आंसर सही है। मैं आपको आंसर बताता हूँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए किस किस का आंसर सही है, बताइए जल्दी से। 96.8 ओम्स होता है, इसका आंसर यही होगा। आप इसको रेसिस्टेंट फाइंड करने का जो मैंने आपको बताया था ना, आर इक्वल टू आई अपॉन आर, वो आई अपॉन वी या वी अपॉन आई, कुछ भी लिखिए। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी चीज़ से फाइंड करिए। फाइंड करने में आपको 96.8 ओम्स आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ अ इमर्सन हीटर। क्वेश्चन क्या बोलता है कि इमर्सन हीटर का वोल्टेज क्या होगा, हमको क्या पता करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, V इक्वल टू आई अपॉन आर। तो आई और हमें ये आई और आर दिया हुआ है, तो आई मतलब क्या दिया हुआ, पी मतलब क्या होता है, पता है क्या आपको। पी आपको पता होना चाहिए कि जो पी होता है ना, ये आपको इसमें वाट दिया हुआ है, तो आपको वाट को पता क्या करना है, करंट में चेंज करना है। सॉरी, करंट में दिया और इसको आपको रेसिस्टेंट पता करना है। ये 500 वाट का रेसिस्टेंट क्या होगा, रेसिस्टेंट फाइंड करने के लिए आपको इसका वो पता होना चाहिए। सॉरी, रेसिस्टेंट तो फाइंड कर ही रहे हैं हम, मतलब वोल्टेज फाइंड करना है, व्हाट इज़ द वोल्टेज। तो आपको उस रेसिस्टेंट को फाइंड करने के लिए अगर वो चीज़ें वाट पे दिया हुआ है, तो आप उसको रेसिस्टेंट में चेंज करो, देन उसके बाद इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो मैंने आपको वोल्टेज का फाइंड करने का मैंने बता दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप चलिए इसको मैं आंसर तो बता दूं आपको, ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे समझाया भी गया कि अगर यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से ये हमारा वोल्टेज दिया हुआ है और ये हमारा पॉजिटिव था जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और ये पॉइंट जो नीचे से दिया हुआ है ये वाला, ये निगेटिव पॉइंट है, ये यहाँ से ऐसा गया, ये ऐसा करके ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे रेसिस्टेंट कितना लोड आ रहा है वो हमें पता करना है, वोल्टेज पता करना है कितना वोल्ट आ रहा होगा। तो वोल्ट हमें इसको फाइंड करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, बस इससे इसको डिवाइड करना होता है। जब आपको रेसिस्टेंट पता चल जाएगी तो आपको वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको रेसिस्टेंट फाइंड करना है तो आई अपॉन वी, वोल्टेज पता होना चाहिए आपको। तो आपको वाट से सीधे उसको पहले वाट्स को चेंज करना पड़ेगा, देन आपको वोल्टेज पता चलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट क्या है। आप देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, आपने ये सुना भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट क्या कहलाती है। कहने का मतलब, जब आप आपने कई बार देखा होगा कि आप जिस सपोज करिए कि एक ये मैग्नेट हो गया, एक ये मैग्नेट हो गया, तो आप जब इसको आपस में एक ये 2 नंबर हो गया, ये 1 नंबर हो गया, इसमें जो बोल रहा है, इसमें आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा ऐसा करके रेज दिखती नहीं है,
पर इनका रेज ऐसा होती हैं, तभी तो ये आपस में ऐसे करके चिपक जाते हैं। इनको ऐसे भी ऐसे करके आपस में चिपक जाते हैं, ऐसे करके ऐसा खींचता है। तो वो जो तीव्रता कहलाती है, वही जो इसका जो मतलब हमें जो दिखता नहीं है, पर वो ऐसा लगता है कि वो आपस में खींच रहा है, तो उसकी तीव्रता ही हमें उसकी यूनिट पता करनी है। तो यूनिट क्या होगी इसकी, आप लोग को अगर पता है तो फटाफट कमेंट करिए, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ आपको क्या होता है इसका। गेस कर सकते हो तो करिए। W V होता है, W V अब W V का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ गाइस। मैं आपको बता दूं तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता कहलाती है, उसको जो ये W B आप हमने बताया है, W B/M, तो ये होता है टेस्ला कहलाता है। टेस्ला एक एसआई यूनिट है, जो कि इंटरनेशनल एसआई यूनिट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने के लिए। उसको टेस्ला बोला जाता है। टेस्ला को डिफाइन करने के लिए W B/M लिखा गया है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, कहने का मतलब एक एसआई यूनिट कहलाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, विच लॉ स्टेट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है, क्या आपको लगता है, फटाफट जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस लॉ के अंतर्गत आता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आपने पढ़ा होगा गाइस 10th में, ये बहुत सारे बहुत बेसिक चीजें हैं ये, फराडे लॉ में। आप किस किस का आंसर सही था पता फटाफट बताइएगा, कमेंट करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो लोगों तक पहुंचाएं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो आप लोग इन चीज़ को ध्यान जरूर रखिएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो जनरेट होता है, वो उसका सूत्र क्या होता है। अब आप लोग बताइए जल्दी से क्या होगा। 183 ये नंबर क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट बताइए। ये वाला क्वेश्चन कहला रहा है, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या सूत्र होता है, आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसमें जो लिखा हुआ है साइन क्यू वोल्ट, साइन क्यू सिन क्यू वोल्ट, BLV सिन B2B, ये क्या है, आपको पता है क्या। अगर पता हो तो आप लोग कमेंट करिए, नहीं पता है तो मैं आपको पहले इसका आंसर बताऊंगा, फिर आपको मैं इसको समझा के बताऊंगा ये क्या कहलाता है। तो चलिए बताइए आप लोग, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करिए ना, मैं तो बता ही रहा हूँ। तो इसका इसका जो आंसर है वो आता है कि इसमें बोल रहा है BLV साइन क्यू बोल्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, आप लोग इसको गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो शायद आपको भी समझ में नहीं आएगा, पर ये जो BLV साइन क्यू बोल्ट्स लिखा हुआ है, इसका आंसर होता है C नंबर। मैं आपको बता रहा हूँ, बट इसको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड EMF, तो इसका फार्मूला पता है क्या लिखता है, EMF इज इक्वल्स टू माइनस ऐसा करके ऐसा किया है, और ऐसा करके ऐसा किया है, और ऐसा करके ये करके T। इसको आप लोग क्या पढ़ोगे, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। इसको डेल्टा T बोल रहा था वो, तो इसको आप लोग या तो याद रखिए। और ये BLV साइन क्यू वोल्ट्स ये क्या होता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये किस हिसाब से ये मतलब कहने का मतलब कि जो वहाँ की जो मतलब भारत स्किल से जो ये चीज़ें हमें मिली हुई है, तो मैंने उससे ये रिक्वेस्ट किया तब जाके हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। बट उसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं, कुछ समझ में नहीं आता आखिर वो क्या बताना चाहता है या क्या पूछना चाहता है। तो आप लोग अगर इसको गूगल में पूछते हैं व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड EMF, तो आपको यही आंसर मिलेगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैंने चेक किया तो मुझे ये मिला, जिसलिए मैं आपको समझा सकूं। बट यहाँ पे BLV या साइन क्यू बोल्ट ये क्या होता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज EMF स्टैंड्स फॉर। EMF का तात्पर्य क्या होता है, आप लोगों को पता है। मैंने आपको कई बार मैंने अभी बोला कि EMF का क्या होता है, EMF का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है क्या, नहीं पता। चलिए मैं बता देता हूँ EMF का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि मैंने बोला ना अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैंने इतना बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, समझ गए। अब आप लोग ये दो ऑप्शन ये हैं और दो ऑप्शन ये ऊपर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है गाइस, C नंबर होगा इसका आंसर।
इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मैग्नेटेड नहीं होगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना, ये क्वेश्चन नीचे भी पड़े हुए, तो ये नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी वे था, मैंने आपको समझाया है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सॉरी, ये जो आपने मैंने आपको बताया, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें मोटिव होना चाहिए, मैग्नेटिक कहाँ से हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नो नो नो, इलेक्ट्रोमेटेड फोर्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स, वो सॉरी मुझे धोखा हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है इसका आंसर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। गाइस ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें, इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और ऐसे दिखेगा कि आपको थोड़ा डाउट क्लियर माइंड में 100% आ जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जो कि ईएमएफ की बात करता है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द एग्जाम्पल फॉर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का उदाहरण क्या है, चलिए जल्दी से बताइए। स्टैटिकली, आपने अभी इंड्यूस्ड पढ़ा, और ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड है ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या किस चीज से एग्जाम्पल इसका मैच करता है, क्या किस चीज में इंड्यूस्ड ईएमएफ तैयार होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस चीज में जनरेट हो रहा है, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर या रेफ्रिजरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात हो रही थी गाइस, ध्यान रखिएगा, आपने कई जगह पे देखा होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आप लोग कमेंट करिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही। आप लोगों ने देखा होगा गाइस, ट्रांसफार्मर होता है, आपने देखा ना, उसमें एक प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है, तो उसी में जो आप प्राइमरी में जब आप करंट देते हो तब ना आपको सेकेंडरी में मिलता है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जनरेट होता है उसके अंदर ना, तभी तो आप उसको स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहाँ पे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है, आपकी अकॉर्डिंग क्या होगा, चलिए यहाँ पे आप बताइए। 4 ऑप्शन है, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, कार हो गया, और मोटर बाइक हो गया। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करना है हमें। अभी वहां पे तो हमने जब प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की, ट्रांसफार्मर में जब हम उसको देते हैं करंट तभी वो जनरेट करता है, पर यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। यहाँ पे होगा अपना जनरेटर। अब कैसे जनरेटर होगा मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब जनरेटर जो होता है वो पहले मैकेनिकली स्टार्ट होता है, जब आप उसको डीजल डालते हो तो फिर उसका जनरेटर, आपने देखा होगा कि अपने गांव में या अपने शादी वगैरह में जनरेटर यूज करते हैं, तो पहले देखते हैं आप उसमें डीजल वगैरह डाल के उसको इंजन स्टार्ट करते हैं, वो इंजन से क्या होता है कि उसमें एक मोटर जुड़ी होती है जिसको हम जनरेटर बोलते हैं, तो उसके अंदर करंट जो प्रवाह होता है ना, तो वो क्या करता है, वो डायनामिकली, जैसा डायनामो होता हुआ करता था, फाइन बेल्ट से घूमता था, सेम ऐसा ये मोटर रोटरी से घूमता हुआ है, तो उससे जनरेटर जो जो जनरेट होता है वो उसको जनरेटर बोलते हैं, वही इसका एग्जाम्पल है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या कहलाती है। अब आपको पता है, मैंने आपको कई जगह पे बताया, अब आप लोग गलती मत करिएगा, फटाफट जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि क्या होगा, आपने सुना होगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 187 है, आप लोग को जल्दी से पता हो तो बताइए फटाफट। मैंने आपको इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट बताई है, किसका किसका आंसर सही है फटाफट कमेंट करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द करंट फ्लो इन द बल्ब। अब आपको क्या दिया हुआ है, पी, आर और आई आपको फाइंड करना है, करंट पता करना है, और अपने यहाँ पे पी दिया हुआ है, पी मतलब सॉरी 550 वाट्स दिया हुआ है, और असिस्टेंट ये दिया, आपको करंट का फ्लो पता करना है, कितना करंट उसके अंदर चल रहा है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख लीजिए, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो आपको पहले देखिए, जो आपको पी दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में क्या पता करना है, करंट फ्लो, यानी आई आपको पता करना है, तो आई पता करने के लिए आपको रेसिस्टेंट और वोल्टेज दोनों पता होना चाहिए। तो रेसिस्टेंट और वोल्टेज को 155 वाट्स में किया है, तो वाट को आपको कन्वर्ट करना है सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर यूनिट में। जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो 550 वाट को जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको उसका वो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वोल्टेज। आपको वोल्टेज पता होना चाहिए, तब जाके आप इसको सॉरी, यहाँ पे ये कैसे दे रहा है, बल्ब में धारा का प्रवाह कितना है, R इक्वल टू 550 ओम, वोल्टेज दिया हुआ है 22 वोल्ट, ये क्या है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मतलब 22 ओम दिया हुआ है, यहाँ पे 12 वोल्ट दिया हुआ है, सॉरी 22 वोल्टेज दिया हुआ है। हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और क्वेश्चन है। हाउ इज इट पॉसिबल गाइस।
अगर वोल्टेज भी दिया हुआ है और वाट भी दिया हुआ है तो इसको हम कैसे, सारी चीज़ें तो दिया हुआ है तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, फिर तो इजीली आप फाइंड कर लेंगे। उसका फार्मूला लगा दीजिए, 22 वोल्टेज और इसका 22 ओम से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना होगा, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो इसका आंसर चलिए मैं बता देता हूँ, 188 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा, ये देख लीजिए यहाँ पे कितने वाट का आएगा। पहली बात तो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि जो जिस हिसाब से ये वाट पूछता है और यहाँ पे क्या बता रहा है, एम्पियर में करंट पूछता है और यहाँ पे बल्ब में वाट दिखा रहा है। तो चलिए आप लोग चेक करिएगा क्या आता है, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। नहीं आता समझ में तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर हमें दोबारा बताइए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट करते जाइएगा, मैं आपको इसका दोबारा वीडियो बना के दे दूंगा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो आपने गेस कुछ तो गेस किया होगा, आप लोग कमेंट करिएगा। मैंने जो बताया मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो दिया हुआ है 4 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड? पावर रिक्वायर्ड, मान लीजिए हमें पावर की कितनी रिक्वायर्ड होगी, कहने का मतलब कितने पावर की आवश्यकता है अगर हमें इतने वाट का बल्ब जलाना है। तो हमें आई दिया हुआ और रेसिस्टेंट दिया हुआ, हमें वाट फाइंड करना है। तो वाट हमें कैसे पता चलेगा, ये दोनों चीज़ें दिया हुआ है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली। तो आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो सॉरी गाइस, तो मैं आपको बता दूंगा 189 नंबर क्वेश्चन है, आपका आंसर जो आंसर होगा वो आंसर होगा 100 वाट। अगर आपका 0.455 एम्पियर लोड ले रहा है और रेसिस्टेंट आ रही है 484 ओम की, तो आपका 100.2 वाट का बल्ब है। इतने वाट का आपकी पावर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन गलत ही है एक हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे पूछ रहा है पी का मतलब पावर होता है, पावर हमें कितना वाट में पता करना होता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे अगर पावर की आवश्यकता पूछता है तो यहाँ पे हमने वाट तो दे दिया, तो जब हमें वोल्टेज दिया ही नहीं है तो हमको कैसे वाट पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे एम्पियर और ओम्स की बात हो रही थी। अब हमें फाइंड क्या करना था, पावर। पावर की तो हमें जब वोल्टेज पता होगा, तो वोल्टेज तो इसमें बताया ही नहीं, एम्पियर बस दे दिया और ओम्स दे दिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और फटाफट। क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस में आ सकते हैं, अदरवाइज ये कभी भी नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। ये बहुत गलत कर देता है समझाने में और पूछने में, क्योंकि इसके क्वेश्चन आधे से ज़्यादा तो गलत हैं। तो आप इसका आंसर रट लीजिए, मैं नहीं कहता आपको आंसर रटना है, ये याद कर लीजिए बस, ये आ सकते हैं। एक बात आप लोग को मैं और क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो में, जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ और जो बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन सेम वहां से हमें मिला हुआ है, और यही क्वेश्चन आपको सेम उसमें मिलेगा पेपर पे। और यही जो आंसर मैं बता रहा हूँ, अगर ये गलत भी है ना तो भी आपको आंसर यही लगाना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर गाइज आप लोग चेक करके आइएगा, अगर आपका गलत हो जाए तो मैं 100% श्योरिटी के साथ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको जो बोलूँगा, जो आप बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। क्योंकि जो ये क्वेश्चन आंसर जो तैयार किए गए हैं, ये अगर गलत है तो यही गलत आंसर सीट ही उनके पास है, जो ये चेक करेगा। मतलब कहने का कि जो ये आंसर दिया हुआ है, जो मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, सेम यही आंसर कंप्यूटर में अपलोड है। जो आप आंसर तैयार, मतलब जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपके इसी अकॉर्डिंग आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यही सेम आंसर सीट जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेम आंसर सीट वहां अपलोड है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। क्वेश्चन गलत होगा फिर भी यही आंसर आएगा और यही सीट रहेगी, और क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं होंगे। ये चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेटेड पावर इफ ऑन एडजस्टेबल रेसिस्टर बियर्स द फॉलोइंग्स लेबल 1.5 किलो ओम्स अपॉन 0.08 एम्पियर। यदि एडजस्टेबल रेसिस्टर में निम्नलिखित लेवल है तो उसकी रेटेड पावर क्या कहलाती है? अब रेटेड पावर की बात कर रहा है, पावर तो हमेशा वाट में जनरेट डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। आपने यहाँ भी पढ़ा है, 100 वाट पढ़ा है ना। तो इसमें यही बोल रहा है कि यदि एक एडजस्टेबल रेसिस्टर मतलब प्रतिरोध, समझ रहे हैं, एक एडजस्टेबल जो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अप डाउन वोल्टेज को मतलब कम ज़्यादा करने के लिए होता है। तो उसमें वही बोलता है कि उसमें उसकी रेटेड पावर क्या लिखी होगी, कितने वाट का तक का वो एडजस्ट करेगा। उसके अंदर एक पावर होती है गाइस, तो आपको वो पावर पता करनी पड़ेगी। तो पावर वाट में डिनोट होती है, तो वो एक स्पेसिफिक वाट तक के अंदर ही काम करेगा। अदरवाइज अगर आप उसको ज़्यादा वोल्टेज दे देंगे तो वो वाट ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो रेसिस्टर जल जाएगी।
तो आपको इसके अकॉर्डिंग, जब आपको ये एम्पियर दिया हुआ है और इतने किलो ओम्स दिया हुआ है, तो आपको वाट फाइंड करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी फाइंड कर लीजिए, और किसको किसको नहीं बन रहा है वो कमेंट करिए, मैं आपको इसको प्रॉपरली फिर एक एक क्वेश्चन की वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए। बाय द वे इसको याद करना है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल वे होता है याद करने के लिए, कोई भी ऐसा कठिन काम नहीं है जो आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर होता है 9.6 वाट्स। 9.6 वाट के अंदर भी यही एडजस्टेबल रेसिस्टर काम करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, जल जाएगी। आपको रेसिस्टर ओम और एम्पियर दिया हुआ है, तो बस आपको पावर फाइंड करना होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मच वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड टू इल्यूमिनेट अ 40 वाट फ्लोरेसेंट लैम्प। क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब एक 40 वाट का फ्लोरोसेंट बल्ब आपको देखा ना कि आप फ्लोरोसेंट लैम्प जो होता है, जो कितना करंट लेता है, तो उसके प्रकाशमय करने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है। 40 वाट का बल्ब है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि 40 वाट का बल्ब को कितना वोल्टेज चाहिए कि वो मतलब जल जाए, यानी 0.10 एम्पियर का लोड में वो चलता रहे, मतलब ग्लो कर जाए, प्रकाशमय हो जाए, तो उसको कितना वोल्टेज चाहिए। 40 वाट का है सिर्फ, तो यार आपको पता होना चाहिए। चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आपको गेस कर पा रहे हैं ना, तो आप लोग गेस करके, जो जिसने भी गेस किया है ना, वो सीधा कमेंट करिए फटाफट। जिसका आंसर सही होता है तो मेरी तरफ से उनको लिए बहुत सारे सरप्राइज इसमें मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, सारे पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए, गेस करिए, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। 400 वोल्ट्स होगा। 400 वोल्ट किसका है, किसने करंट ये वो किया था। सीधे से आपको यहाँ पे देखिए ना 10 एम्पियर, 0.10 एम्पियर दिया हुआ है। 0.10 एम्पियर को 40 से इंटू कर दीजिएगा, सीधे 400 वोल्ट्स आ जाएगा। पता चल जाएगा आपको कितने वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी आवर्स विल बी टेक फॉर 100 वाट्स बल्ब्स टू कंज्यूम 1 किलोवाट एनर्जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक 100 वाट का बल्ब को 1 किलोवाट ऊर्जा खपत करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होती है। अब आपको किलोवाट पता करना है कि अगर हम एक 100 वाट के बल्ब को अगर 1 किलोवाट ऊर्जा खपत करना है, 1 किलोवाट आवर खपत करने के लिए उसको कितने घंटे की आवश्यकता होगी। आपके अकॉर्डिंग क्या होगी। 1 किलोवाट तो आपको पता होना चाहिए, 1000 वाट होता है 1 किलोवाट। तो अब आपको 1000 मतलब सीधे समझिएगा, एक 1 किलोवाट ऊर्जा खपत करने के लिए 100 वाट का बल्ब है, तो आपको कैसे इसको फाइंड करेंगे, बताइए जल्दी से कमेंट करिए। किस किस का आंसर सही होगा वो तो फिर मैं बताऊंगा ना। सीधे आपको इसको डिवाइड कर देना है गाइस। 1000 को आप इससे 100 से डिवाइड करिए। 100 को अगर 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 घंटे चलेगी, तब ना 100 वाट का बल्ब 1 किलोवाट ऊर्जा खपत करेगा। तो ये रहा आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, मॉड्यूल 8 के साथ मिलेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।